जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिलासपुर में 3 किलो से अधिक डोडा पोस्ता के साथ 4 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। तोरवा पुलिस ने 4 तस्करों को दबोचा। पंजाब छत्तीसगढ़ तस्करी गिरोह का खुलासा। राजकिशोर नगर में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाया। तुलसी आवास में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। पशुपालन के लिए किए गए कब्जे को हटाया गया। बिलासपुर में डीजल चोर गिरोह का पर्दाफाश। कोनी पुलिस ने डीजल चोर गिरोह को पकड़ा। ट्रेलर से डीजल चोरी करने वाले 2 शातिर गिरफ्तार। 200 लीटर डीजल जब्त। और बिलासपुर में होम लोन घोटाले का मामला दर्ज। फ्लैट बेचकर 23 लाख की जालसाजी का आरोप। बिल्डर और बैंक अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। महमंद बाईपास के पास से पुलिस ने प्रतिबंधित नशीले पदार्थ पोस्ता डोडा के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद मादक पदार्थ की कीमत हजारों में आकी गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस तस्करी के तार पंजाब से जुड़ रहे हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर। तोरवा क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया था। इसी दौरान महमंद बाईपास रोड के पास 4 संदिग्ध व्यक्ति भारी मात्रा में नशीला पदार्थ लेकर ग्राहक की तलाश में खड़े थे। पुलिस को देखकर चारों आरोपियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। जब उनके पास मौजूद पीले रंग के प्लास्टिक के थैले की तलाशी ली गई तो उसके भीतर 6 पारदर्शी पॉलिथीन में रखा कुल 3 किलो 264 ग्राम नशीला डोडा पोस्ता बरामद हुआ, जिसकी कीमत बाजार में 45,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपियों के पास इस पदार्थ को रखने या बेचने का कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला। हाँ, ये थाना तोरवा क्षेत्र अंतर्गत सूचना मिली थी कि कुछ लोग संदिग्ध पदार्थ लेके वो तस्करी की ये कर रहे हैं करके, जिसमें तोरवा पुलिस के द्वारा उस पे पकड़ के उन लोगों को चेक किया गया, जिनके पास से लगभग 3 किलो डोडा बरामद हुआ है, जिसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध करके सभी को न्यायिक रिमांड पे भेजा गया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान मनमोहन सिंह कल्ले 45 वर्ष निवासी लुधियाना पंजाब, सुरजीत सिंह 45 वर्ष निवासी अमृतसर पंजाब, पुष्पराज जांगड़े 36 वर्ष निवासी मुंगेली छत्तीसगढ़ और सुरेंद्र ध्रुव 25 वर्ष निवासी बिलासपुर छत्तीसगढ़ के रूप में हुई है। पंजाब और छत्तीसगढ़ के तस्करों का यह गठजोड़ लंबे समय से सक्रिय होने की आशंका है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य संपर्कों का पता लगाने में जुट गई है। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और कथित वित्तीय अनियमितताओं के विरोध में बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने सोमवार 13 जुलाई को विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। जिला कांग्रेस के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ता तिलक नगर स्थित कांग्रेस भवन में एकत्रित हुए, जहां से हाथों में विरोध स्वरूप तख्तियां लेकर देवकी नंदन चौक तक पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं ने कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई।
देवकीनंदन चौक पहुंचकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार पर मामले की अनदेखी करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि धार्मिक आस्था से जुड़े संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिला कांग्रेस ने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि वित्तीय गड़बड़ी हुई है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। प्रदर्शन के दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धांशु मिश्रा, ग्रामीण अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री, प्रदेश महासचिव महिला कांग्रेस शिल्पी तिवारी, विजय पांडे, विजय केसरवानी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। राम मंदिर में, श्री राम मंदिर अयोध्या में, जो हमारी आस्था की जगह है, जो सभी भारतवर्ष के हिंदुओं की आस्था की जगह है, भारतवंशी की आस्था की जगह है, किस तरह से वहाँ पर चंदे का खेल हुआ, किस तरफ से वहाँ पर चोरी का खेल हुआ। बात यह है, क्या इतने दिनों तक लगातार जो चोरी चलती रही चंदे के पैसों की, दान के पैसों की, क्या वो चोरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, वहाँ के ट्रस्ट के मुखिया के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी से संरक्षण प्राप्त लोगों के बिना उनकी ताकत और शक्ति प्राप्त हुए ये हो सकता था क्या? ये असंभव है। इतनी बड़ी संस्था में, इतनी बड़ी जहाँ पर शक्तियाँ लगी हुई है, वहाँ पर इस तरह से लगातार यदि चोरी हो रही थी या किसी भी तरह की गफलतबाजी हो रही थी, इसकी जानकारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ना हो, ये संभव नहीं है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो हमारे आराध्य श्री राम जी के नाम पर केवल राजनीति करके वोट लेना चाहती है। आपको लगता है कि धर्म की राजनीति करके वोट लेना है, आप लीजिए, ये आपका काम हो सकता है, परंतु उसी समय आपका ये भी काम है कि यदि वो हम इतने करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है, भारतवंशियों की आस्था का विषय है, तो वहाँ पर ऐसी घटनाओं में जो लोग आए हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो, उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। हम और आप जब वहाँ जाते हैं और वहाँ पर दान दक्षिणा करते हैं, बहुत आस्था से करते हैं, अपने घर परिवार के लिए प्रार्थना करके करते हैं, लेकिन अगर उस पैसे का, उस दान का या उस भावना का ये खेल होगा इस तरह से, तो उसकी जवाबदेही किसकी है? हम सब की ये मांग है कि कड़ी कार्रवाई हो और साथ ही साथ आने वाले समय में उस समिति में, संस्था में कड़े नियम बने। जिस प्रकार से अयोध्या के राम मंदिर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गठित सोसाइटी के द्वारा संगठित रूप से अपराध किया जा रहा है, करोड़ों रुपए का जो चढ़ावा मंदिर में चढ़ता था आस्था के नाम पर, उसे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त चंपत राय के द्वारा चंपत कर दिया गया। करोड़ों रुपया वहाँ से चोरी किया गया है। इसका हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग विरोध करते हैं और जो भी इस चंदा चोरी में लिप्त है उन्हें जेल में डालना चाहिए। राम के नाम पर, राम भगवान के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राम भगवान हम सब के आस्था के केंद्र हैं और उस आस्था के साथ खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही है। जिस प्रकार से मंदिर में निर्माण में पूरे देश के लोगों ने पैसा इकट्ठा किया है, कई लोगों ने सोना, चांदी, रुपया दान में दिया है, उन दान के पैसों को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लूटा जा रहा है, चोरी किया जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय और घृणित कार्य है, जिसे बंद करना चाहिए। हम सब ये मांग करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द उनके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए, उन्हें जेल में डाला जाना चाहिए और राम मंदिर का जो ट्रस्ट है वो गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए, न्यायिक जजों के हाथ में होना चाहिए, जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे। भगवान के नाम में किसी प्रकार की चंदा चोरी नहीं होना चाहिए। वहाँ जो भी चढ़ावा चढ़ता है उसकी पूरी रसीद होनी चाहिए, पूरा व्यवस्थित अकाउंट होना चाहिए। कोई भी वहाँ पर चोरी नहीं कर सकता है और ये भावना हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ है, जिसे बंद करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी शुरू से राम के नाम में, राम भगवान के नाम में राजनीति करती आई है, लेकिन अब वो राजनीति के साथ साथ चंदा चोरी में भी लिप्त है। देखिए, राम नाम जपना और पराया माल अपना, ये बीजेपी की परिपाटी बन चुकी है। बड़े हिंदू, बड़े सनातनी होने के बावजूद अगर इनके नीचे से लेकर ऊपर तक की भ्रष्ट सरकार चल रही है और ये जो इनके जो अधिकारी वहाँ बैठे हैं, जो ट्रस्ट बना के चंदा वसूली का काम कर रहे हैं, उसमें बहुत भारी संख्या में, भारी मात्रा में जो चोरी हुई, उसके खिलाफ आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है कि जनता के आस्था के साथ, राम के नाम के साथ जो आप लोग खेले हैं और बड़ी मात्रा में जो आप लोगों ने चंदा वसूल किया है, उसमें जो चोरी हुई है उसका हिसाब कौन देगा।
और सबसे बड़ी बात, किसी के ऊपर भी आप ब्लेम डाल के अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर सकते हैं। चंदा चोरी की रिकवरी भी होनी चाहिए, ये जनता की मांग है, ये कांग्रेस की मांग है। करगी रोड रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर सोमवार को एक मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतर जाने से रेलवे परिसर में अफरा तफरी मच गई। हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, बड़ा रेल हादसा टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मालगाड़ी के नीचे जेसीबी मशीन का बकेट फंसा हुआ दिखाई दिया, जबकि इंजन कुछ दूरी तक आगे बढ़ने के बाद रुक गया और पीछे के डिब्बे बेपटरी हो गए। घटना के कारणों को लेकर अलग अलग दावे सामने आए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ट्रैक के पास काम के दौरान जेसीबी का बकेट ट्रेन की चपेट में आ गया, जबकि अन्य के अनुसार कुछ युवक बकेट लेकर रेलवे लाइन पार कर रहे थे, तभी मालगाड़ी वहां पहुंच गई और हादसा हो गया। हालांकि रेलवे ने अभी किसी भी कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। सूचना मिलते ही रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी, आरपीएफ और तकनीकी टीम मौके पर पहुंची और बहाली कार्य शुरू कर दिया गया। मामले की जांच जारी है और रिपोर्ट आने के बाद ही हादसे के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। बिल्हा में खाद की कमी, जर्जर सड़कें, पेयजल संकट और बिजली व्यवस्था जैसी मूलभूत समस्याओं को लेकर सोमवार को कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक सियाराम कौशिक के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सनिचरी बाजार में एकत्र हुए और रैली निकालते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की तथा क्षेत्र की जन समस्याओं के जल्द समाधान की मांग उठाई। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि लंबे समय से बिल्हा क्षेत्र में किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिल रही है, सड़कें बदहाल है, कई गांव में पेयजल संकट बना हुआ है और बिजली आपूर्ति भी लगातार प्रभावित हो रही है। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक सियाराम कौशिक ने कहा कि सरकार आम जनता की बुनियादी समस्याओं के समाधान में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही मांगे पूरी नहीं हुई तो कांग्रेस चरणबद्ध तरीके से आंदोलन को और तेज करेगी। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों के लिए पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने, जर्जर सड़कों की मरम्मत, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था और बिजली आपूर्ति में सुधार की मांग की गई। इस दौरान जिला अध्यक्ष ग्रामीण महेंद्र गंगोत्री, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गीतांजलि कौशिक सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिल्हा विधानसभा के ब्लॉक बिल्हा में आज एक दिवसीय धरना हम लोग किए हुए हैं। बिल्हा विधानसभा के जो क्षेत्र में सड़कें जो बनी हुई, सड़कों का हाल बेहाल है, चलने के लायक नहीं रह गया है। वहाँ से लोगों का आवागमन की सुविधा सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। हमारे यहाँ के स्कूल खुल गया, हमारे स्कूली बच्चे को परेशानी हो रहा है, हमारे गुरुजनों को भी परेशानी हो रहा है। अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर नहीं मिल पाता, लगातार कुत्तों का वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है, वहाँ जेचकी वालों को जेचकी नहीं हो पा रहा है, दूसरे अस्पताल में रिफर कर देते हैं। यहाँ बिजली की समस्या है कि सभी जगह डाउन कर देते हैं बिजली के। ग्रामीण में बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई कैसे कर पाएंगे, बच्चों को स्कूल ड्रेस नहीं मिल पाया है, बच्चों का भी पुस्तक भी नहीं मिल पाया है। भैंसाझार परियोजना शुरू कर दिया गया है, लेकिन बिल्हा विधानसभा में एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, ये समस्याओं को लेकर के हम लोग एक दिवसीय धरना दिए हैं और आज कलेक्टर को, डीएम को ज्ञापन देंगे। अगर ये सरकार नहीं मानेगी तो आने वाला समय निश्चित रूप से हम लोग। भैंसाझार परियोजना का पूरा काम क्या बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में हो गया है? उसका नहर का बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में भैंसाझार परियोजना का नहर का नाली का निर्माण हो गया है, लेकिन पानी एक बूंद नहीं आ रहा है। पानी लाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पानी यहाँ के खेतों को प्यास बुझाए। आज एक दिवसीय धरना और ज्ञापन हम लोग देने जा रहे हैं एसडीएम को। लगातार पूरे जिले में हम लोगों ने कलेक्ट्रेट घेराव भी किया, मस्तूरी में भी अघोषित बिजली कटौती, खाद बीज की कमी, सड़क, पानी की समस्या को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। आज बिल्हा में भी हम लोग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार खाद की कमी किसानों को महसूस हो रही है। जो 1 एकड़ में 2 बोरी डीएपी और यूरिया दिया जाता था, उसे आधा कर दिया गया है। अघोषित रूप से बिजली कटौती की जा रही है, जिससे आम जनता परेशान है, छात्र परेशान है, किसान परेशान है। सड़क की हालत देखेंगे तो आप बहुत ही बदहाल स्थिति में सड़क है और पानी की व्यवस्था भी जो है, टंकी बना दिया गया है, कनेक्शन दे दिया गया है, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। तो इन सब समस्याओं को लेकर हम लोग सब आज एसडीएम को ज्ञापन दे रहे हैं। अगर यह समस्या जल्दी दूर ना हुई तो हम लोग आने वाले समय में चक्का जाम भी करेंगे।
विपक्ष लगातार आवाज उठा रही है, लेकिन सरकार के कहना है गांव-गांव तक विकास पहुंच रहे हैं। तो कैसे देखते हैं? अगर गांव-गांव तक विकास पहुंचता तो सड़क की समस्या, बिजली की समस्या, किसान की समस्या और छात्रों की समस्या, महिलाओं की समस्या नहीं होती। शराब खुलेआम बिक रहा है, लेकिन बिजली कटौती अघोषित रूप से जारी है। 8-8 घंटे, 9-9 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली बंद रहती है। इसका क्या कारण है? सरकार क्यों ऐसा करना चाह रही है? ये आम जनता के लिए की सरकार नहीं है। किसानी का समय है, यूरिया और डीएपी नहीं मिल रहा है किसानों को, बाजार से खरीदना पड़ रहा है। 3-3 हज़ार रुपये बोरी, 2-2 हज़ार रुपये, 2.5 हज़ार रुपये बोरी में यूरिया और डीएपी खरीदना पड़ रहा है। तो ये सरकार जनता के हित में कोई काम नहीं करना चाहती, ये कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। हम लोग का काम है विपक्ष में रहते हुए कि मुद्दों पे बात करना, किसानों के मुद्दे में बात करना, छात्रों के मुद्दे में बात करना, सड़क, बिजली, पानी के मुद्दों में बात करना, ज्ञापन देना, धरना देना और लगातार जनता के बीच में जाकर उनके वादा खिलाफी को बताना है। सरकार को पहले चाहिए कि सोसाइटी में खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना चाहिए, उसके बाद बाजार में देना चाहिए। लेकिन ये सरकार जो है पहले बाजार में खाद उपलब्ध कराई है, क्योंकि उनको उससे मुनाफा होगा। सोसाइटी में खाद किसानों को कम रेट में मिलता है, 400 रुपये, 500 रुपये में, और वही खाद जब मार्केट में आप लेने जाएंगे तो 2,500-3,000 रुपये में मिलता है। तो ये मुनाफाखोरी की सरकार है, भ्रष्टाचार में कंठ तक डूबी हुई सरकार है। इसे जल्द से जल्द उखाड़ फेंकना चाहिए, और जब भी चुनाव होगा तो जनता कमर कस के बैठी है कि सरकार को इस प्रदेश से बाहर करना है। देखिए, आज ब्लॉक बिल्हा में सम्मानित पूर्व विधायक श्रीराम कौशिक जी के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना एवं एसडीएम कार्यालय का सांकेतिक घेराव करेंगे और उनको ज्ञापन देंगे। आप देख रहे हैं कि बीजेपी की सरकार को 2.5 साल हो गए हैं यहाँ पर, लेकिन आम जन इतने ज़्यादा त्रस्त हो गए हैं, चाहे हम सड़क की बात करें, बिजली की बात करें, पानी की बात करें या खाद की बात करें, तो कहीं पर भी कोई प्रकार की सुविधा आम जनों को नहीं मिल रहा है। सड़क की हालत बहुत ज़्यादा जर्जर और दयनीय है। आप लोगों को मैं इस माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जो बिल्हा में सड़कें हैं, 14 सड़कें हैं ऐसी जो लगभग चलने के लायक नहीं है। गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढे है, इस स्थिति में है। साथ ही साथ अगर हम अपने शहरी क्षेत्र नगर पंचायत और नगर पालिका की बात करें तो बरसात आ गया है, लेकिन अभी तक है समुचित रूप से पानी की कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण आम जन बहुत ज़्यादा परेशान है। नगर पंचायत बिल्हा का तो कोई निश्चित टाइम नहीं है। अगर व्यक्ति काम करने चला जाता है अपने समय निर्धारित समय में, तो उनको पानी उस दिन पूरा दिन नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही साथ किसानों की जो खाद की समस्या है वो बहुत ही भयावह स्थिति हो गया है। पहले तो 1 बोरी प्रति एकड़ खाद, यूरिया और डीएपी दिया जा रहा था, लेकिन अब उसको बढ़ा के कुछ जगह पर दिया गया है, लेकिन पूरा बिल्हा ब्लॉक में 2 बोरी का व्यवस्था नहीं किया गया है। साथ ही साथ आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि जो सरकारी जो ऋण लिए हुए हैं किसान, कोऑपरेटिव बैंक से लिए हैं, उनको तो थोड़ी बहुत ये खाद की सुविधा है, लेकिन अन्य बैंकों से जो केसीसी लिए हैं, ऋण लिए हैं, उनको कोई भी प्रकार की सुविधा सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ बिजली की समस्या को आप लगातार देख रहे हैं। आज बिजली की ये स्थिति हो गई है कि किसी भी समय बिजली कट जाती है, किसी भी समय बिजली कट जाती है। साथ ही साथ बिजली का बिल 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो गया है। बिजली का बिल देखो तो व्यक्ति को वैसे ही गर्मी नहीं लगता है कि हमने तो बिजली चलाया ही नहीं है, पूरा टाइम बिजली कटौती रहता है। हमारा राज्य जबकि बिजली का उत्पादन कर रहा है, उसके बाद भी आम जनों को बिजली नहीं मिल रहा है, और इसके साथ लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज की बहुत अधिक समस्या है। क्या रणनीति रहेगी आज हम लोग एक दिवसीय धरना और सांकेतिक घेराव और ज्ञापन के माध्यम से जाम ये कर रहे हैं, और आगे अगर ये समस्याओं का निराकरण नहीं होगा तो हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार उनके नेतृत्व में चक्का जाम भी किया जाएगा। बिलासपुर के सरकंडा स्थित बाल संप्रेक्षण गृह में सुरक्षा गार्ड की हत्या से हड़कंप मच गया। रविवार और सोमवार की दरमियानी रात ड्यूटी पर तैनात गार्ड की हत्या कर 4 नाबालिग बंदी फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा। मामले की जांच के साथ फरार बंदियों की तलाश जारी है। आइए देखते हैं पूरी खबर। सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित बाल संप्रेक्षण गृह में 42 वर्षीय सहायक सहरात्रि चौकीदार नरेंद्र कुमार खांडे ड्यूटी कर रहे थे। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनकी सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है। परिजनों के अनुसार हमलावरों ने पहले नरेंद्र के हाथ पैर गमछे से बांधे, फिर बेरहमी से मारपीट की, गला दबाया और मुंह में कपड़ा ठूस कर उसकी जान ले ली।
घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी रजनीश सिंह और कलेक्टर संजय अग्रवाल सहित जिले के आला अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड ने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं। परिजनों ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि गार्ड लंबे समय से अपना तबादला मांग रहे थे, जिसे नजरअंदाज करना जानलेवा साबित हुआ। चौकीदार में था, उनका मर्डर हो गया है। व्यक्तिगत मर्डर सिंह सर और अधीक्षक मैडम करवाई है। 13/3/2026 को उसका आदेश कमिश्नर संभाग में हो गया था। अभी तक से कागज को दाब के रखे, वहाँ नहीं, वो जाने के लिए नहीं दे रहे थे। तो यही मर्डर करवाने के लिए उनको रोक के रखे थे। मर्डर सिंह सर और वो मैडम की अधीक्षक मैडम। क्या नाम है दोनों? सिंह सर और मैडम का नाम नहीं जान रहा हूँ मैं। अधीक्षक मैडम है। मृतक का नाम है नरेंद्र कुमार खांडे, अराईबन तखतपुर। मेरे को कामता श्रीवास्तव जी पर्यवेक्षक अधिकारी है जो यहाँ का, और मैं भी यहीं का स्टाफ हूँ। मेरे को 8 बजे कामता जी से बोला कि खांडे आओ ना, वो श्रीवास्तव जी विशाल चौबे वो भाग गए हैं। तो मैं तत्काल गाड़ी दबा के आया हूँ, तब देखा हूँ कि मेरे भाई कहाँ हैं। तो बाद में यहाँ के स्टाफ लोग आ गए थे तो बताया कि आपका भाई नहीं है, मार डरे हैं, वो लोग भाग गए हैं। क्योंकि इतने मेरे को जानकारी हुआ, फिर मैं देखने के लिए बोला तो नहीं, बाद में देखना, पुलिस लोग आ गया तब फिर बाद में मैं देखा हूँ। अब उनके मन में भावना क्या है मेरे को पता नहीं। बच्चे लोगों का ये भावना है कि चाबी दो, चाबी नहीं देने में इनकार किया होगा, उसको पकड़ के बांध के मार दे। चाबी पाया, फरार हो गए। जांच में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि इस हत्याकांड को बाल संप्रेक्षण गृह में बंद 4 नाबालिग बंदियों ने अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि इसमें से 3 बंदी रायगढ़ और 1 बंदी कोरबा जिले के गंभीर अपराधों के मामलों में वहां निरुद्ध था। वारदात को अंजाम देने के बाद ये चारों आरोपी बाल संप्रेक्षण गृह से फरार होने में सफल रहे। इस घटना ने सुधार गृह की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है, जहां सुरक्षा गार्ड को ही निशाना बना लिया गया। फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके में नाकेबंदी कर फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक साक्ष्यों के बाद पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर दोषियों की तलाश में जुट गई है। पता चला है कि प्लेस ऑफ सेफ्टी यहाँ पर जो लोग रह रहे थे वहाँ एक गार्ड था नरेंद्र खांडेकर जी, उनकी हत्या कर दी गई है। और अभी प्रथम दृष्टया पता चल रहा है कि जो यहाँ रहते थे उन्हीं के द्वारा ऐसा किया गया है। अभी एफएसएल टीम, फिंगरप्रिंट और सारी टीमें यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी महोदय यहाँ पर मौजूद हैं। सभी लोग आके जाँच में संलग्न हैं और अभी थोड़ी देर में जो तथ्य हैं सामने आ जाएंगे, उसके आधार पर अवगत करा दिया जाएगा। 3 से 4 लोगों के शामिल होने की संभावना है और इसी संबंध में पता तलाश कर रहे हैं। फुटेज वगैरह देखा जा रहा है। अब उनके आरोप के अनुसार जो प्रथम दृष्टया जो पा रहे हैं कि रजिस्टरों को चेक किया जा रहा है और फुटेज वगैरह खंगाले जा रहे हैं, उसके बाद ही तथ्य सामने आएंगे। इस घटना के बाद बाल संप्रेक्षण गृह की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मृतक के परिजनों का आरोप है कि उन्हें लंबे समय से धमकियां मिल रही थी और उन्होंने अपना तबादला कराने के लिए बार बार विभाग से गुहार भी लगाई थी, लेकिन जिम्मेदारों ने उनकी एक ना सुनी। यदि विभाग ने समय रहते उनकी सुरक्षा या तबादले को गंभीरता से लिया होता तो आज एक घर का चिराग नहीं बुझता। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने पूरे गृह परिसर को सील कर दिया है और वहां मौजूद अन्य बंदियों से भी पूछताछ की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र स्थित बाल सुरक्षा गृह में चौकीदार नरेंद्र खांडे की 4 नाबालिगों द्वारा की गई निर्मम हत्या के बाद पूरे इलाके में भारी आक्रोश व्याप्त है। इस घटना से स्तब्ध और आक्रोशित परिजनों ने बाल सुरक्षा गृह के मेन गेट पर डेरा डाल दिया है और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। परिजनों का गुस्सा इस कदर 7वें आसमान पर है कि उन्होंने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने से भी रोक दिया है और तब तक अंतिम संस्कार न करने की जिद पर अड़े हैं जब तक कि उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। उन्होंने प्रशासन को 12 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है, जिसमें परिवार को उचित मुआवजा, आश्रित को सरकारी नौकरी, भरण पोषण की गारंटी, मामले की उच्च स्तरीय जांच और मुख्य रूप से इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले 4 नाबालिगों व घटना के लिए जिम्मेदार प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई की मांग शामिल है। गौरतलब है कि वारदात के बाद से ही आरोपी नाबालिग फरार हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों और परिजनों में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश है और वे न्याय मिलने तक पीछे हटने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती प्रदर्शन जारी रखेंगे। 11 सूत्री मांग 12 है, वो सर लोग रख लिए, हम लोग दे दिए हैं। वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा हम लोग आगे 100 को पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजेंगे। अभी कोई आए हैं प्रशासनिक अधिकारी? कोई आया नहीं है। बड़े सुबह 7 बजे 7:30 बजे कलेक्टर साहब आए थे,
एसएसपी सर आए थे रजनीश सिंह, उन लोग कोई परिजन से बात नहीं किए हैं, सीधा निकल गए, कुछ बात नहीं की। कलेक्टर साहब को वहाँ पर भी हम लोग घेर के रखे थे, कुछ नहीं बोले, जो होगा यार देखेंगे कार्यवाही में, विवेचना में, बस उसके बाद फिर चले गए। ये नहीं परिजन का क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं बोले। तो क्या काम करता? मेरा नाम संजय कुमार जांगड़े, उनका साला हूँ मैं। लगातार मतलब ना यहाँ के प्रशासनिक जो अधिकारी यहाँ के, उनका लापरवाही देखा जा रहा है, क्योंकि आरोपी 3-4 यहाँ पर जो फरार हुए हैं, उनसे उनके द्वारा बताया जा रहा है गाड़ी यहाँ से चाबी निकाल के और यहाँ से दरवाजा खोल के भागा गया है। तो इसमें लापरवाही दिखा जा रहा है प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा। अभी क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग हमारा यही है कि मुआवजा की राशि और जो उनके बच्चे हैं उनको नौकरी और 1 करोड़ का क्या बोलते हैं मुआवजा राशि, और साथ में ही उनके बच्ची हैं उनके विवाह का सारी जिम्मेदारी, और क्या बोलते हैं जितने भी क्या बोलते हैं बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रोवाइड किया जाए। और फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राजकिशोर नगर स्थित तुलसी आवास ब्लॉक नंबर 5 में शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटा दिया। जानकारी के अनुसार कुछ लोगों द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर पशुपालन किया जा रहा था, जिससे आसपास के रहवासियों को असुविधा होने के साथ ही सार्वजनिक भूमि का भी दुरुपयोग हो रहा था। मामले की जानकारी मिलने के बाद संबंधित विभाग की टीम मौके पर पहुंची और राजस्व तथा स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान शासकीय भूमि को कब्जा मुक्त कराते हुए वहां बनाए गए अस्थायी ढांचे और पशुपालन से संबंधित सामग्री को हटाया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि सार्वजनिक और शासकीय भूमि पर अतिक्रमण न करें तथा यदि कहीं अवैध कब्जे की जानकारी मिले तो इसकी सूचना संबंधित विभाग को दें ताकि समय पर कार्रवाई कर सरकारी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कुछ सब बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ, तो वो एक जने राम कुमार साहू के द्वारा जानवर पालने एवं अवैध कबाड़ का ऑटो वहाँ पर रखा हुआ था। एक्चुअली वो ज़मीन जो है गार्डन के लिए है और ये वहाँ पर जानवर पाल रहे थे, तो इसको किसी शिकायत मोहल्ले वाले ने की थी। गंदगी बहुत होती, गोबर ओबर सब पड़ा हुआ था, तो हमने 3 जानवर वहाँ से जब्त किए हैं और उसको चेतावनी दिए हैं कि आप कबाड़ वाला ऑटो हटा लीजिए, नहीं तो जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के जोन क्रमांक 2 में करीब 15 लाख रुपए के कथित गबन और सरकारी संपत्तियों के दुरुपयोग का मामला एक बार फिर चर्चा में है। करीब 1 वर्ष पहले वार्ड के पार्षद द्वारा की गई शिकायत पर अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होने से नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। शिकायत में जेसीबी मशीन, पानी के टैंकर, लोहे के बिजली पोल, टैंकर स्टैंड और स्टील रेलिंग को काटकर कबाड़ी को बेचने सहित सरकारी संपत्तियों के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए हैं। इस बीच भाजपा पार्षद एवं MIC सदस्य सीमा संजय सिंह ने नगर निगम आयुक्त को लिखित आवेदन देकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और FIR दर्ज करने की मांग की है। उनका आरोप है कि सरकारी धन और संपत्तियों के उपयोग में गंभीर अनियमितताओं के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर मामले को दबाने का प्रयास किया गया। ये मुद्दा नगर निगम की सामान्य सभा में भी उठ चुका है, लेकिन अब तक न विभागीय कार्रवाई हुई और न ही पुलिस में मामला दर्ज कराया गया। विपक्ष का आरोप है कि महापौर के संज्ञान में मामला होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। अब जनता जांच की स्थिति, जिम्मेदार अधिकारियों और संभावित FIR को लेकर स्पष्ट जवाब की मांग कर रही है। बिलासपुर हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है
कि छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को किसी भी कमर्शियल विवाद में पैसे की रिकवरी का आदेश देने का अधिकार नहीं है। जस्टिस ए.के. प्रसाद की सिंगल बेंच ने कमला मोटर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें कलेक्टर को 1,26,500 रुपए की वसूली कर शिकायतकर्ता को भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। ये मामला हार्वेस्टर मशीन के सौदे से जुड़ा था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 1995 के अधिनियम के तहत आयोग केवल जांच और सिफारिश करने वाली संस्था है। उसे केवल कोर्ट या सक्षम प्राधिकारी की तरह रिकवरी का आदेश जारी करने का कानूनी अधिकार नहीं है। इसी आधार पर आयोग का आदेश निरस्त कर दिया गया। बिलासपुर के शांतिनगर में वंदे मातरम मित्र मंडल की 297वीं साप्ताहिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर संगठन ने हिंदुत्व, राष्ट्र सेवा और सामाजिक जागरूकता के संकल्प के साथ अपनी 7वीं साप्ताहिक शाखा का शुभारंभ किया। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष सौमित्र गुप्ता ने कहा कि हिंदुत्व केवल पहचान नहीं बल्कि जीवन मूल्यों का विषय है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र जैन ने बताया कि संगठन सामाजिक जागरूकता और जन सहभागिता के विभिन्न अभियानों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है तथा अब बिलासपुर में इसकी 7 शाखाएं संचालित होंगी। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने संगठन की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को जन भागीदारी से ही साकार किया जा सकता है और ऐसे सामाजिक संगठन इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। कार्यक्रम का समापन संगठन गीत, शपथ और राष्ट्रगीत के साथ हुआ। वास्तव में वंदे मातरम जो मित्र मंडली है, इतनी बड़ी संख्या में लोग हर सप्ताह आते हैं, स्वयं से प्रेरित होकर के आते हैं, ये कितनी बड़ी बात है। और जिन्होंने अपने जीवन का इतना लंबा अनुभव, जिन्होंने जो समाज के वट वृक्ष हैं, वो आकर के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अपना अनुभव बताते हैं। ऐसे वंदे मातरम मित्र मंडली के लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वंदे मातरम ये केवल एक शब्द नहीं है, ये केवल 2 शब्द नहीं है, बल्कि यह भारत के आत्मा की आवाज है। ये वंदे मातरम को जो उद्घोष करके स्वतंत्रता संग्राम के समय जिन्होंने हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सैनिक हैं, उनके मन में राष्ट्रभक्ति के दीप प्रज्वलित किए थे। वंदे मातरम बोल करके हमारे जो सैनिक हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे देते थे, वंदे मातरम बोल करके फांसी पर झूल जाते थे। ये वो वंदे मातरम है जिन्होंने भारत माता को आजादी दिलाई। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। अब केवल धान ही नहीं बल्कि दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी और रागी जैसी वैकल्पिक फसलों की खेती को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने किसानों को आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। राज्य सरकार की कृषक उन्नति योजना के तहत दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी और रागी जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को 15,000 रुपए प्रति एकड़ की आदान सहायता दी जाएगी। सरकार का मानना है कि फसल विविधीकरण से खेती की लागत और जोखिम कम होगा, जबकि किसानों को आय के नए अवसर मिलेंगे। इससे कृषि अधिक टिकाऊ, लाभकारी और आधुनिक बनेगी। साथ ही मोटे अनाज, दलहन और तिलहन के उत्पादन में बढ़ोतरी से पोषण सुरक्षा मजबूत होगी और बाजार की मांग भी पूरी की जा सकेगी। सरकार का लक्ष्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और खेती को अधिक लाभदायक बनाना है। कि छत्तीसगढ़ धान बाहुल्य जिला या बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण यहाँ धान की खेती बहुत अधिक होती है, जिससे कि थोड़ा सा खेती में असंतुलन पैदा हो रहा है। और दलहन तिलहन को बढ़ावा देने के लिए साथ ही साथ अभी वर्तमान में जो स्थिति चल रही है कि कम पानी गिरेगा और पानी अभी गिरा नहीं है, तो इस कंडीशन में यदि किसान भाई दलहन तिलहन का उपयोग करते हैं धान की जगह पे, तो उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। और सरकार भी इसके लिए कार्य कर रही है। अभी सभी आपने सुना होगा कि 15,000 रुपये प्रति एकड़ की आर्थिक सहायता जो है दी जाएगी, जो किसान दलहन और तिलहन का उपयोग कर रहे हैं धान के बदले में। दलहन तिलहन का आप देख ही रहे हैं कि मूल्य बढ़ते चले जा रहे हैं। यदि अच्छे से उत्पादन करते हैं तो निश्चित ही रूप से किसानों को फ़ायदा होगा, क्योंकि बाज़ार में इसकी मांग भी है। साथ ही साथ हमें 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी मिल रही है। दूसरा जो है उसमें पानी की कम आवश्यकता होती है, तो हमारी चीज़ों का संरक्षण भी होगा, चाहे वो मृदा का संरक्षण हो, चाहे या मृदा का स्वास्थ्य का संवर्धन होगा।
और साथ ही साथ कम पानी की भी आवश्यकता होगी, तो वो पानी की कहीं ना कहीं बचत होगी। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। कोनी थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर खड़े ट्रेलर वाहनों को निशाना बनाने वाले एक अंतर्राज्यीय डीजल चोर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 3 आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहे। आरोपियों के पास से 2 स्कॉर्पियो गाड़ियां और बड़ी मात्रा में चोरी का डीजल जब्त किया गया है। आइए देखते हैं पूरी खबर। घटना 11 जुलाई की है, जब रायपुर से सिंगरौली जा रहा एक ट्रेलर चालक गतौरी के पास स्थित बाबी ढाबा पर रुका था। इसी बीच चोरों ने ट्रेलर की टंकी से 150 लीटर डीजल पार कर दिया। शिकायत मिलने पर कोनी पुलिस ने जांच शुरू की। मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की, जहां स्कॉर्पियो सवार गिरोह चोरी का डीजल खपाने की फिराक में था। पुलिस को देखते ही 3 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, जबकि शिव प्रसाद और भानु प्रसाद लोनिया नाम के 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। लगातार आप देखिएगा कि अनूपपुर से लेकर के इधर रतनपुर वाले एरिया में डीजल चोरी की कई बार अपने को कंप्लेन आते रहता है। उसी में आज हमें सूचना प्राप्त हुई थी कोनी पुलिस को कि एक डीजल चोर है जो मध्य प्रदेश से कोतमा जिले से आया हुआ है और यहाँ पे एक लोनिया फैमिली उनको डीजल वहाँ पे रखवा रहा है बेचने के पर्पज़ से। तो तत्काल उस पर कार्रवाई करते हुए हमारी पुलिस टीम ने उनको रंगे हाथ पकड़ा था। 2 व्यक्ति अंधेरे का फ़ायदा उठा के फरार हो गए हैं। उनको जल्दी अरेस्टिंग की जाएगी और इसमें लगभग 200 लीटर अपन लोगों ने डीजल की रिकवरी की। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 2 स्कॉर्पियो गाड़ियां, 200 लीटर चोरी का डीजल और चोरी में इस्तेमाल किए जाने वाले पाइप व छड़ बरामद किए हैं। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। CSP गगन कुमार के अनुसार फरार हुए 3 अन्य साथियों की तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। हाईवे पर होने वाली इस तरह की वारदातों के बाद पुलिस ने अब गश्त और सतर्कता बढ़ा दी है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र स्थित महिमा नगर में मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। क्रिकेट खेलकर घर लौट रहे शिवम नायक का थूक गलती से आदर्श नगर निवासी विष्णु दास के पैर पर गिर गया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ। आरोप है कि विष्णु दास ने अपने पिता विजय कुमार को मौके पर बुलाया। पिता ने शिवम को पकड़ लिया, जिसके बाद विष्णु दास ने उस पर चाकू से कई वार कर दिए। हमले में शिवम के पेट पर गंभीर चोट आई और उसकी आंतें बाहर आ गई। आसपास के लोगों ने घायल युवक को तत्काल सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। सिरगिट्टी पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर दोनों आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। गिट्टी थाना क्षेत्र का है, हत्या का प्रयास का मामला है, जिसमें 2 बच्चों की लड़ाई में बाद में फिर बच्चे और उसके पिता ने दोनों ने मिलकर चाकू से हमला कर दिया था, जिससे कि प्राणघातक चोटें लगी थी उसमें जो घायल बच्चे हैं उसको। तो इसमें 307 BNS की धारा में हत्या का प्रयास का मामला पंजीबद्ध किया गया है और दोनों ही आरोपियों को जुडिशियल रिमांड पे भेजा गया है। बिलासपुर में तेज रफ्तार का एक और दर्दनाक हादसा सामने आया है। घटना का CCTV वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फुटेज में दिखाई दे रहा है कि तेज रफ्तार कार ने एक्टिवा सवार 11वीं के छात्र को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि छात्र कई फीट दूर जाकर गिरा, जबकि अनियंत्रित कार आगे खड़ी एक मिनी बस से जा टकराई। गंभीर रूप से घायल छात्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जांच में सामने आया कि कार एक नाबालिग चला रहा था। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
बिलासपुर जिले के मल्हार चौकी क्षेत्र में रविवार दोपहर को हुए एक भयावह सड़क हादसे ने क्षेत्र में मातम फैला दिया। नवोदय विद्यालय के समीप सीसीआर कंपनी के एक हाईवा और 2 मोटरसाइकिलों की भीषण टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से उपचार के दौरान शैलू मिरी की मौत हो गई। हादसे में संतोष भैना और धनंजय डहरे की हालत नाजुक बनी हुई है, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है। घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों के बयान विरोधाभासी है, जहां कुछ लोग इसे बाइक की आपसी टक्कर के बाद हाईवा की चपेट में आना बता रहे हैं, वहीं अन्य इसे हाईवा द्वारा सीधे टक्कर मारे जाने की घटना बता रहे हैं। सूचना मिलते ही सक्रिय हुई मल्हार पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हाईवा और उसके चालक को अपनी हिरासत में ले लिया है और अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बिलासपुर जिले के कोटा थाना अंतर्गत औरा पानी जलाशय घूमने गए एक युवक की गहरे पानी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार सरकंडा निवासी ऋषभ देव सिंह अपने 7 दोस्तों के साथ सुबह 3:30 बजे सनराइज देखने के लिए औरा पानी पहुंचा था। इस दौरान ऋषभ ने जलाशय में नहाने की जिद की और पानी में उतर गया। ऋषभ पानी की गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाया और देखते ही देखते गहरे पानी में जाकर डूब गया। अपने साथी को डूबता देख वहां मौजूद दोस्तों ने तत्काल इसकी सूचना कोटा पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम और एसडीआरएफ के गोताखोर मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद और खोजबीन के बाद एसडीआरएफ की टीम ने ऋषभ का शव बाहर निकाला। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। बिलासपुर से 7 लड़के लगभग रात के 3:30 बजे सनराइज देखने के लिए कोटा स्थित औरा पानी गए हुए थे सनराइज देखने के लिए। उसमें से एक लड़का के द्वारा नहाने की जिद करते हुए गहरे पानी में उतर जाने की सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है और एसडीआरएफ की टीम को भी सूचना दिया गया है और वहां पर लापता युवक की तलाश जारी है। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां होम लोन के नाम पर धोखाधड़ी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। तारबहार थाना क्षेत्र में एक बिल्डर और बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से एक व्यक्ति के साथ लाखों की ठगी की गई। आरोप है कि बिल्डर ने जिस जमीन को पहले ही बैंक में गिरवी रखा था, उसी पर फ्लैट बेचकर बैंक के साथ मिलकर खरीदार को 23 लाख का चूना लगा दिया। इस मामले में अब पुलिस ने नामजद FIR दर्ज कर ली है। आइए देखते हैं पूरी खबर। मामला तारबहार के विनायका हाइट्स प्रोजेक्ट का है। पीड़ित चंद्रिका प्रसाद कुशवाहा ने साल 2016 में फ्लैट बुक किया था। आरोप है कि बिल्डर राजेश और रजनी सेठ ने बैंक के तत्कालीन प्रबंधक शशि भूषण कर्ण के साथ मिलकर दस्तावेजों में हेराफेरी की। बैंक ने बिना खरीदार की सहमति के 23 लाख रुपए की पूरी लोन राशि बिल्डर के खातों में ट्रांसफर कर दी, जबकि निर्माण कार्य अधूरा पड़ा रहा। जब 2019 में दूसरे बैंक ने गिरवी जमीन पर कब्जे का नोटिस चस्पा किया, तब पीड़ित को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ। तारबहार थाना का मामला है, जिसमें जो सेंट बैंक के कर्मचारी अधिकारी हैं, इन्होंने होम लोन का जो राशि स्वीकृत हुई थी, उससे प्रार्थी को ना देकर सीधा बिल्डर को देकर उसमें 23 लाख की धोखाधड़ी की है। मामले में थाना तारबहार में धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आगे विवेचना की जा रही है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि बैंक अधिकारियों ने जानबूझकर गिरवी संपत्ति को भार मुक्त दिखाया और कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर लोन पास कर दिया। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि इस साल 2016 में बैंक के कुछ कर्मचारी उनके घर पहुंचकर उन्हें धमका भी रहे हैं। फिलहाल तारबहार पुलिस ने बिल्डर दंपत्ति और बैंक के तत्कालीन अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और अब इस पूरे जालसाजी की गहराई से जांच की जा रही है।
रेड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर से ठगी को अंजाम देने वाला मामला सामने आया है, जहां क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर 62 वर्षीय गृहिणी को अपना शिकार बनाया गया है। आरोपी ने महिला को 18 महीने में रकम दुगनी करने का ख्वाब दिखाया, लेकिन ख्वाब पूरा होने के बजाय आरोपी ने कंपनी बंद होने का बहाना बनाकर महिला के 4 लाख रुपए हड़प लिए। क्या है पूरा मामला, देखिए एक खास रिपोर्ट। मामला बिलासपुर के हेमू नगर इलाके का है, जहां रहने वाली 62 वर्षीय आशा भागचंदानी ठगी का शिकार हुई है। पीड़िता के अनुसार जनवरी 2024 में उनकी मुलाकात व्यापार विहार स्थित उज्जीवन बैंक के बाहर गौरी शंकर दिवाकर नाम के व्यक्ति से हुई थी। आरोपी ने विश्वास में लेकर महिला को बिटकॉइन से जुड़ी शीवर्स नामक कंपनी में निवेश करने का सुझाव दिया। आरोपी ने दावा किया कि यदि वे कंपनी में निवेश करती हैं तो महज 18 महीने में उनकी रकम दुगनी हो जाएगी। आरोपी की बातों में आकर पीड़िता ने 27 जनवरी 2024 को अपने घर पर उसे बुलाया और ऑनलाइन माध्यम से 4 लाख रुपए उसके खाते में ट्रांसफर कर दिए। एक जो अपराधी है उन्होंने थाने में आके बताया कि गौरी शंकर दिवाकर जो आरोपी है ये उनसे बैंक के बाहर मिला था और बिटकॉइन में पैसा लगाने के लिए उनको बोला और शीघ्र ही आपका पैसा दुगना हो जाएगा, ऐसा करके झांसा देकर 4 लाख रुपए की ठगी की है। मामले में थाना तोरवा में अपराध पंजीबद्ध किए गए, शीघ्र आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। तय समय सीमा पूरी होने पर जब पीड़िता ने अपने निवेश और मुनाफे के बारे में पूछा तो आरोपी ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि कंपनी बंद हो चुकी है और अब किसी का पैसा वापस नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, इसके बाद आरोपी ने अपना मोबाइल नंबर भी बंद कर लिया, जिससे संपर्क पूरी तरह टूट गया। खुद को ठगा हुआ महसूस करने पर पीड़िता ने तोरवा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी गौरी शंकर दिवाकर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है और अब आरोपी की तलाश की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। स्टेशन पर तलाशी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा बरामद किया, जिसका कुल वजन 55 किलो 150 ग्राम है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस जब्त गांजे की अनुमानित कीमत लगभग 27,57,000 रुपए आंकी गई है। जीआरपी को मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी गांजे को कुल 32 पैकेटों में बहुत ही शातिर तरीके से छिपा कर ले जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं समेत कुल 4 तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये सभी आरोपी ओडिशा और मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो लंबे समय से इस अवैध कारोबार में संलिप्त थे और ट्रेनों के जरिए नशीले पदार्थों की सप्लाई कर रहे थे। जीआरपी ने सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। गिरफ्तार चारों तस्करों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। कल दिनांक 11 जुलाई 2026 को करीब सूचना मिला कि 2 महिलाएं और 2 युवक उड़ीसा से गांजा लेकर बिलासपुर होते हुए रीवा जा रहे हैं। सूचना पर हम लोगों ने ट्रेन लगाकर रेलवे स्टेशन बिलासपुर प्लेटफॉर्म नंबर 6 में पकड़ा। उनके पास रखे 3 ट्राली बैग एवं पिट्ठू बैग तथा कपड़े के थैले में कुल 32 पैकेट गांजा बरामद किया गया, जिसका वजन करीब 55 किलो 150 ग्राम, कुल कीमत 27,15,750 रुपये का गांजा बरामद पाया गया। इनको गिरफ्तार कर इनके हैंडलर को, जो संबलपुर का रहने वाला, उनको गिरफ्तारी करना शेष है। सभी के विरुद्ध धारा 20 एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई की जाकर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। और फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।